नमस्कार दोस्तों। हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे महात्मा गांधी जी का जब भारत में आगमन होता है और वो जो शुरुआती आंदोलन करते हैं वहाँ से लेकर के और कुछ अन्य टॉपिक तक हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके सामने पहला सवाल है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सुभाष चंद्र बोस जी। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम जो है कि राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी ने ही संबोधित किया था। और जब यह जो है कि जुलाई 1944 में आज़ाद हिंद फौज के रेडियो स्टेशन से बोल रहे थे और तो उस वक्त इन्होंने बोलते हुए कहा था कि गांधी जी को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। हे राष्ट्रपिता, आप जो है कि भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हमें जो है कि आशीर्वाद दीजिए और हमें शुभकामनाएं दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से जो है कि समझ में आता है कि महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम जो है कि राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के समय। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जब गांधी जी भारत आते हैं अब दक्षिण अफ्रीका के अपने कुछ दिन के लंबे प्रवास के बाद, वह 1915 में आते हैं वापस भारत। तो उनके जो राजनीतिक गुरु रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, वो उन्हें एक सुझाव देते हैं कि पहले आप किसी भी तरह का आंदोलन या कोई भी गतिविधि भारत में करने से पहले आप पूरे भारत को पहले जानें। तो वो क्या करते हैं, पूरा साल डेढ़ साल लगभग भारत भ्रमण करते हैं। उसके बाद वो लखनऊ के अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जहाँ पर उन्हें जो है कि बिहार से एक किसान रहते जिनका नाम रहता है राजकुमार शुक्ल, वो आकर के उन्हें अपने यहाँ के नील के किसानों की जो समस्या थी उसके बारे में अवगत कराते हैं और गांधी जी को आमंत्रण देते हैं कि आप आइए बिहार में और इस समस्या का जो है कि निवारण करिए। तो उस दौरान क्या है कि 1917 में उसके बाद गांधी जी पंडित राजकुमार शुक्ल जी के जो है कि आमंत्रण पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वो नील किसानों के पक्ष में जो है कि आंदोलन करते हैं, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जब यह नेतृत्व उनका सफल हो जाता है तो उनके सफल नेतृत्व के कारण रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें जो कि पहली बार महात्मा के नाम से जो है कि संबोधित किया था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो वही जस्ट इस प्रश्न के पहले जो चंपारण में हमने आपको बताया उत्तर कि गांधी जी गए थे चंपारण में आंदोलन करने और उनका आंदोलन सफल होता है। तो जो है कि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी महात्मा के नाम से संबोधित करते हैं। तो उसी समय जो है कि उस जांच के लिए कि किसानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है नील की खेती करने वाले, एक समिति बनती है। उसी समिति से संबंधित यह सवाल जो है कि पूछा गया है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो ऑप्शन है आपका F.G. स्लाई और D.J. रीड, अनुग्रह नारायण और महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका अनुग्रह नारायण। वो जो समिति बनती है चंपारण कृषि जांच समिति, उसकी दोस्तों अध्यक्षता करते हैं F.G. स्लाई। इसमें जो ऑप्शन ए आपका है ये उस समिति के अध्यक्ष रहते हैं और उसके जो अन्य सदस्य रहते हैं उनके अन्य सदस्यों के नाम आप नोट कर लीजिए। बार बार यहाँ से अन्य परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो उनके जो सदस्य रहते हैं उनमें पहले व्यक्ति जिनका नाम है D.J. रीड। क्या नाम है, देखिए ऑप्शन बी में उनका भी जिक्र है। D.J. रीड थे। महात्मा गांधी जी भी थे उस समिति के सदस्य के तौर पर, और L.C. आदामी थे, और राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे, और G. रैनी करके एक व्यक्ति थे वो थे। जबकि MEL एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है MEL टैनर। वो जो है कि इस समिति के क्या रहते हैं, सचिव रहते हैं। बाद में जो है कि राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण जो है कि उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को जो है कि इस समिति में सदस्य के तौर पर बनाया जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। देखिए, ये तीनों प्रश्न
आपके जो है कि एक आंदोलन, वो भी गांधी जी के चंपारण आंदोलन से संबंधित है केवल। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी के चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या जितने भी मूवमेंट गांधी जी ने चलाए हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में वहाँ से जो है कि सवाल बनते रहते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि सवाल क्या पूछा गया। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। ऑप्शन दिया आपका किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। दूसरा ऑप्शन है किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना। सी है किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। डी है उपरोक्त में से जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो आपका 3/20 ऑप्शन ए जो है दिया है कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तिनकठिया प्रथा का मतलब यही था। देखो क्या होता है दोस्तों कि 19वीं सदी के आरंभ में जो गोरे बागान मालिक रहते हैं वो चंपारण के किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यह विनिश्चित उनसे करा लेते हैं कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना कंपलसरी है, जिसे तिनकठिया प्रथा के नाम से जो है कि जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में जो है कि गांधी जी इस प्रथा के खिलाफ जो है कि चंपारण में जाकर के सत्याग्रह करते हैं और सत्याग्रह उनका सफल होता है और यह प्रथा जो है कि समाप्त हो जाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जिस टॉपिक से, उस टॉपिक का नाम है किसान आंदोलन एवं किसान सभा। देखिए पहला सवाल है वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। अवध, बिहार, बंगाल, आंध्र। तो दोस्तों ऑप्शन जो है कि ए अवध सही है। उस समय तत्कालीन आज जो उत्तर प्रदेश है उसको जो है कि अवध के नाम से जाना जाता था। दोस्तों क्या होता है कि वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह जो खुलकर सामने आने लगता है और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की जो है कि पहली घटना घटती है और झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन शीघ्र ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरकर जो है कि बाबा रामचंद्र के रूप में आंदोलन की बागडोर संभालते हैं और यही जो है कि अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाते हैं। न इस आंदोलन को संभालते हैं धोबी नाई बंद आंदोलन को, बल्कि उसको जो है कि और नई धार देते हैं। तो इस तरह से जो कि बाबा रामचंद्र एक नेता के रूप में उभर के आते हैं और बाबा रामचंद्र जो थे ये ब्राह्मण परिवार से थे और ये रहने वाले महाराष्ट्र के थे। वर्ष 1920 के मध्य में उन्होंने जो है कि एक किसान नेता के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया और वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से ही प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि अवध किसान सभा का गठन कहाँ पे हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, तो आप बताइएगा। 1920 में हुआ था और प्रतापगढ़ में हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश विशेष के तौर पे भी ये सवाल आपको जो है कि पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन दिया आपका इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लखनऊ। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया और इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने और आंध्र प्रदेश में जो किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि समस्याओं के विद्वान थे NG रंगा इसके महासचिव बनते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था यह अधिवेशन, किस सन में हुआ था और कौन अध्यक्षता किए थे और कौन इसके जो है कि महासचिव थे। तो अधिवेशन हुआ था 1936 में, लखनऊ में हुआ था और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है कि इसके अध्यक्ष रहते हैं और आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा जो है इसके महासचिव रहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। तो दोस्तों अभी देखिए लखनऊ के ही अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जिसका नाम बदल करके रख दिया जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा, इसके हमने आपको बताया कि इसके अध्यक्ष जो है रहते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, जो कि बिहार प्रांत के रहते हैं। एक ये भी किसान ही रहते हैं, किसान नेता रहते हैं। और NG रंगा जो रहते हैं वो जो है कि महासचिव चुने गए रहते हैं। तो उन्हीं से देखिए सवाल बना है कि महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। तो दोस्तों देखिए एक सवाल हल करने से कितना आपको जो है कि उसके इर्द गिर्द के तथ्य जानने से फ़ायदा होता है, क्योंकि आप देखेंगे ये सवाल आपका पूछा गया है UP RO मेंस 2016 में और ये सवाल आपका बना है देखिए उस समय UDA LDA से कहा जाता था 2010 की मुख्य परीक्षा में।
तो यहाँ से आप जो है कि अगर जो इस सवाल को जो भी विद्यार्थी उस समय देख के गया रहा होगा एनालिसिस करके, तो वो इस सवाल को आसानी से सही कर लेता और एनजी रंगा को जो है कि सही टिक करके चला आता है। इस तरह से इसका एनजी रंगा जो है कि सही जवाब होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से जो है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत होती है। अब आप भूदान आंदोलन के बारे में जान लीजिए कुछ। देखिए, आचार्य विनोबा भावे जो है कि सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश, जो कि आज की वर्तमान में तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले में जो है कि है, और वहाँ पर जाते हैं, पहुँचते हैं। तो यह ज़िला जो है कि उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। नलगोंडा जो वर्तमान में जो है कि यादाद्री भुवनगिरी जिला के नाम से जाना जाता है, कि पोचमपल्ली गांव में प्रवास के दौरान गांव के जो है कि 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते हुए जो है कि इसी गांव के जमींदार, मतलब इस जो गांव का हमने नाम बताया पोचमपल्ली गांव, इसी गांव के एक जमींदार रहते हैं जिनका नाम रहता है रामचंद्र रेड्डी के पास पहुंचते हैं। तो वो जो है कि विनोबा भावे जी के निवेदन पर 100 एकड़ भूमि जो है कि जो भूमिहीन लोग रहते हैं उनको देने का प्रस्ताव जो है कि मान जाते हैं, मतलब अपने तरफ से देते हैं वो। और यह जो है कि एक स्वतः स्फूर्त प्रस्ताव भी था भूदान आंदोलन। और अक्टूबर 1951 से लेकर के 1957 तक विनोबा जी ने जो है कि पूरे प्रदेश में 50 मिलियन एकड़ भूमि जो है कि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में। अगर यहाँ पे विकल्प में तेलंगाना देगा तो आप लोग डरिएगा मत, तेलंगाना को टिक करके आइएगा, क्योंकि तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया है 2 जून 1914 को, 2014 को 2 जून को एक अलग राज्य तेलंगाना के रूप में स्थापित होता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तो जिस समय ये यहाँ पे जिस समय भूदान आंदोलन की शुरुआत जा कर के करते हैं, उस समय जहाँ पर विनोबा भावे जी, वो वर्तमान के तेलंगाना राज्य में पड़ता है। तो तेलंगाना राज्य अगर विकल्प में आएगा तो आप लोग तेलंगाना राज्य जो है कि टिक करिएगा। और देखिए अब अगला सवाल दोस्तों बना है जो वो ये है, देखिए अब अगला सवाल जो बना है वो ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से बना है नामक टॉपिक से बना है। तो देखते हैं इसमें क्या है सवाल। पहला सवाल है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपका बीटी रणदेव, और दूसरा है सत्यभक्त, तीसरा है लाला लाजपत राय, और चौथा है NM जोशी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है लाला लाजपत राय, क्योंकि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से भी जानी जाती थी, की स्थापना NM जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को जो है कि बम्बई में की गई थी। भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, NM जोशी के द्वारा की गई थी, और 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण जो रहता है दोस्तों, वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, मतलब 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो जाती है। तो उसी को देखते हुए भारत में जो है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है 1920 में, लगभग 1 साल के बाद। और इसलिए जो है कि भारतीय श्रमिक संगठनों ने, जब ILO की स्थापना हो जाती है तो भारतीय श्रमिक संगठनों ने जो है कि आपस में संगठित होने का फैसला किया, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जो थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा, एवं महामंत्री जो बनाए गए थे उनका नाम था दीवान चमनलाल। तो अब अगले वर्षों में आने वाली परीक्षाओं में इस सवाल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से प्रभावित होकर के हुई थी। तो आप लोग मारिएगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो कि 1919 में स्थापित हुआ था, उससे प्रभावित होकर के हुई थी। और जबकि अध्यक्ष पूछा गया है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो अब किसी परीक्षा में उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो उपाध्यक्ष आप बताइएगा कि जोसेफ बैप्टिस्टा थे, और महामंत्री पूछे तो महामंत्री बताइएगा दीवान चमनलाल थे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि अगला सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो देखिए दोस्तों ये सवाल भी देखिए वही रिपीट किया हुआ है। तो अच्छा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वो
ये वाला जो है, ये जो है कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, और ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दिया है आपका M.N. राय और जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू और S.A. दांगे। तो 1919 का जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उसके अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1928-29 तक जो है कि जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो आपका 1929 पूछा है, तो 1929 में जो है कि नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो अगर सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों नज़दीकी ऑप्शन जो है कि जवाहरलाल नेहरू मारा जाएगा। अगर सुभाष चंद्र बोस जी रहते तब जो है कि उन्हें सही मारा जाता। तो इस वजह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों बढ़िए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए जिस टॉपिक से उस टॉपिक का नाम है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। और जिससे पहला सवाल है कि किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी। पहला ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, दूसरा 1910 का प्रेस एक्ट, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथा है नमक कानून। तो दोस्तों जग जाहिर है कि जब जलियांवाला बाग जैसा जघन्य जो है कि कृत्य या कुकृत्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और उस पर पश्चाताप भी नहीं किया जाता है, तो इससे बहुत दुख होता है रविंद्रनाथ टैगोर को, और वो जो है कि अपनी ब्रिटिशर्स के द्वारा दी हुई जो नाइट की उपाधि रहती है उसे वापस कर देते हैं। दोस्तों जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग की घटना जो है कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में जो है कि हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि उसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ रहता है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है कि भारत के वायसराय रहते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोस्तों 1916 से लेकर के 1921 तक, कब 1916 से लेकर के 21 तक में भारत का वायसराय रहते हैं, और इन्हीं के समय जो है कि जलियांवाला बाग की घटना जो है कि होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देखिए काफ़ी करीबी इसमें जो है कि घटनाएं दिया है और उनकी तिथियां जो है कि हमें फाइंड आउट करना होगा और उस हिसाब से हमें जो है कि ऑर्डर लगाना होगा। देखिए ऑर्डर लगाने के नीचे कूट दिया है, तो चलिए देखते हैं घटनाओं पर विचार करते हैं। रॉलेट अधिनियम 1919, रॉलेट सत्याग्रह 1919 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो दोस्तों इसमें आप लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस पर्पज़ से हुआ था और जो है कि क्यों वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, किस कानून के विरोध में। तो इसका जो दोस्तों इन घटनाओं में से जो पहली घटना वो रॉलेट अधिनियम का पारित होना 1919 में, क्योंकि यह मार्च 1919 में रॉलेट अधिनियम पारित होता है, मार्च 1919 में। और रॉलेट अधिनियम के विरोध में जो रॉलेट सत्याग्रह किया जाता है वो होता है 6 अप्रैल 1919 को। तो मार्च के बाद 19 की ये घटना है 6 अप्रैल, दोनों का सन सेम है लेकिन महीना अलग है। और उसके बाद दोस्तों जो घटना होती है वो होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, जो हमने आपको बताया पिछले सवाल में कि 13 अप्रैल 1919 को वह घटना हुई थी। उसके बाद दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भी अधिवेशन है वो सब दिसंबर के महीने में आखिरी समय में जो है कि होते हैं, मतलब उस वर्ष के अंतिम दिनों में होते हैं। तो अगर यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन है तो वो श्योर है कि दिसंबर के इर्द गिर्द हुआ रहा होगा, जो कि हुआ था 26 से 30 दिसंबर 1919 के मध्य। तो ये जो है कि सबसे बाद की घटना है इन घटनाओं में। तो इस तरह से दोस्तों हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। देखते हैं 1, 2, 4 और 3, और ऑप्शन बी आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए अब जिस टॉपिक से सवाल है इस टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन, और पहला सवाल है इस टॉपिक से कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। तो दोस्तों गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा नामक स्थान जो है कि स्थित है। चौरी चौरा कांड की जो वास्तविक तिथि है दोस्तों वो कहीं कहीं पे मिलती है 5 फरवरी 1922, कहीं पर जो है कि मिलती है 4 फरवरी 1922, लेकिन जो सही तिथि है एकदम बिल्कुल
काफ़ी अनुसंधान के बाद निकल के आई है, तो वो है 4 फरवरी 1922। इस तिथि को क्या होता है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण जो है कि क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिसे जो है कि जिस कारण जो है 23 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से इस घटना को जो है कि चौरी चौरा कांड के नाम से जो है कि काफ़ी प्रसिद्धि मिली। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ऑप्शन में है मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ टैगोर, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो है कि आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यों को ये बढ़ावा देने को ज़्यादा महत्व देते थे। वो कहते थे कि आप आंदोलन और विरोध से उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे अंग्रेज़ों के ऊपर और अपने लोगों के ऊपर जितना कि आप रचनात्मक कार्यों से डाल लेंगे। तो इस वजह से दोस्तों जो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये रचनात्मक कार्यों पर ज़्यादा जोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्य को जो है कि अपनाना चाहिए। और इसी दौरान इन्होंने जो है कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है कि विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को अविवेकीय तथा निष्ठुर बर्बादी कहा था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी द्वारा वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ये बात तो सही है और इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। तो दोस्तों जो है कि ये बात दोनों ही सही है कि CR दास जो चित्तरंजन दास रहते हैं और जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी रहते हैं, दोनों लोग ही अचानक से गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घटना का वापस लेने की जो सोच रहती है उसके जो है कि विरोध में रहते हैं। दोनों ही घटना सही है, लेकिन देखेंगे आप पढ़ेंगे तो ये जो है कि इस घटना का कारण ये नहीं रहता वापस लेना, बल्कि वापस लेना उनका कारण रहता है कि जो चौरी चौरा की घटना हो जाती है उस घटना से गांधी जी काफ़ी स्तब्ध होते हैं और उन्हें लगता है कि अभी भारतीय लोग जो है कि जिस तरह की आज़ादी की प्राप्त करने का या आज़ादी भोगने का मेरा सोच है अभी उसके लिए परिपक्व नहीं हुए हैं, तो इस वजह से वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और जो है कि इस घटना से जो है इस कारण जो है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं चौरी चौरा की घटना कारण। लेकिन कारण में यहाँ पे दे रहा है कि इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। स्वाभाविक सी बात है विरोध जरूर किया गया था, लेकिन दोनों कारण और कथन एक दूसरे की अभिपुष्टि नहीं कर रहे हैं, तो जिस वजह से आपका जो है कि ऑप्शन सही होगा कि B, A और R दोनों सही हैं परंतु एक दूसरे की जो है कि व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में बताया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। सही बात है, नाइटहुड की उपाधि को गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद त्याग देते हैं। कारण बताया गया कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है देखिए ऑप्शन में दिया है ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या कर रहे हैं और आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ए सही है परंतु आर गलत है और डी ऑप्शन है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन यही सही है कि ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना नहीं चाहते थे। ऐसी बात मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का ऐसी मंशा नहीं थी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर से ही संबंधित सवाल पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, तो ये सही है, लेकिन वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना नहीं चाहते थे। जबकि दिया है कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते, तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जिस टॉपिक से, उस टॉपिक का नाम है स्वराज पार्टी का गठन 1923। स्वराज पार्टी को देखिए सवाल है कि स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी जी ने और बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने, सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि स्वराज पार्टी जो स्थापित हुई थी, इसकी स्थापना जो किए थे CR दास तथा मोतीलाल नेहरू जी किए थे, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी जो है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसका नाम रहता है,
का गठन CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनते हैं। स्वराज पार्टी ने अपने को जो है कि कांग्रेस से अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति जो है कि अपनी वचनबद्धता को दोहराया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है आपका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? ऑप्शन है सर हरि सिंह गौर, विट्ठल जे पटेल और विट्ठल भाई जे पटेल और वल्लभ भाई जे पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है विट्ठल जे पटेल। क्या होता है दोस्तों कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल रहते हैं और जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने थे। ये जो है कि स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि वह अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वो सवाल रिपीट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी विट्ठल भाई पटेल होंगे। देखिए रिपीट करता है क्वेश्चन, ये प्री 2016 में पूछा गया है RO के, और ये देखिए उत्तराखंड के जो है कि UDA LDA के एग्जाम में 2007 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अब जिस टॉपिक से सवाल है, टॉपिक का नाम है साइमन कमीशन। दिया हुआ है कि नीचे दो वक्तव्य कथन A और कारण R दिए गए हैं। कथन A, कांग्रेस के साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कह रहा है कि कथन A, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। दूसरा है कारण बताया है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो दोनों बात सही है दोस्तों, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध ही इसी आधार पर हुआ था कि उस आयोग में जो कि एक भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल था। दोस्तों क्या होता है कि साइमन आयोग का गठन क्यों होता है, इसको पहले आप जान लीजिए। जो कि साइमन आयोग का गठन होता है नवंबर 1927 में, और ये भारत आता है 1928 में। एक साल के बाद ये भारत आता है और इसका हर जगह पर विरोध होता है, जिस वजह से जो है कि इसके बाद फिर वो लोग भारत को एक ऐसी व्यवस्था या ऐसा प्रावधान देने को कहते हैं, वो कहते हैं जिसमें सबकी सहमति हो। तो उसके बाद जो है कि नेहरू कमेटी का एक प्रपोजल जाता है ब्रिटिशर्स के सामने या अंग्रेज़ों के सामने। तो दोस्तों पहले जान लीजिए कि साइमन आयोग का आखिरकार गठन क्यों हुआ था, और उसमें सात सदस्य थे। सातों जो है कि वो थे अंग्रेज़ थे, इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे। तो उसका गठन हुआ था कि 1919 में जो अधिनियम आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है, उसमें ये बात कही गई थी कि इसमें जो प्रावधान है उसके बाद 10 साल बाद इसका रिव्यू किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी कि इस प्रावधान का जो है कि कितना भारतीयों पर असर हो रहा है, या यूँ कहा जाए इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जांच होगी। 10 साल के बाद इसका रिव्यू होगा। लेकिन क्या होता है कि वहाँ की सरकार जो है कि अपने फ़ायदे के लिए वो 10 साल से पहले ही जो है कि इस चीज़ को करना चाहती है। चलिए ठीक है, उतना तक तो भारतीयों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उस भारतीयों के मामले में आपको फ़ैसला लेना है और उसमें कोई भी व्यक्ति भारतीय न शामिल हो, ये बहुत दुख की बात थी भारतीयों के लिए। इसलिए जो कि साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध होता है, और उसमें 7 सदस्य रहते हैं दोस्तों, और सभी सदस्य अंग्रेज रहते हैं, इसको आप लोग जानते रहिएगा। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम रहता है जॉन साइमन। तो उन्हीं के नाम पे जो है कि इस आयोग को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो है कि आप जानते रहिएगा, इसका दोनों है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये फैक्चुअल सवाल है, लाला लाजपत राय जी को जो है कि पंजाब केसरी के उपाधि दी गई, क्योंकि ये पंजाब के बहुत प्रमुख नेता थे और इन्हें जो है कि इसी वजह से पंजाब केसरी की उपाधि दी जाती है। और ये एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्रवादी नेता में थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी ML नेहरू ने, मतलब मोतीलाल नेहरू ने, या J नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने, RK नेहरू या BL नेहरू ने? तो दोस्तों अभी हमने आपको साइमन कमीशन का रिपोर्ट बताते वक्त बताया कि साइमन कमीशन से जब भारतीय असंतुष्ट होते हैं तो अंग्रेज उन्हें एक ऐसी रिपोर्ट बनाने को कहते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आपके देश के सभी वर्ग के लोग जो है उस पर एक सहमति जताएं, एक ऐसा प्रस्ताव आप ही हमें दीजिए और उस पर विचार करके हम आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उसी के एवज में नेहरू रिपोर्ट जो है कि बनती है। और नेहरू रिपोर्ट जो है दोस्तों
1928 में तैयार होती है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिसमें जो है कि भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था और इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के जो अध्यक्ष थे यही मोतीलाल नेहरू जी थे और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे और दो मुस्लिमों एवं अध्यक्ष सहित कुल 9 लोग जो है कि इस समिति में सदस्य थे। तो आप लोग ये जानते रहिए कि नेहरू कमेटी में कितने लोग थे, कुल 9 सदस्य थे, अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे। कौन इसके चेयरपर्सन थे? आपके ये मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जो है कि इसके सचिव रहते हैं। ये क्या रहते हैं? सेक्रेटरी रहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिस टॉपिक से है उस टॉपिक को देखते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज 1929। तो दोस्तों इसका जो पहला सवाल है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन के बारे में आप जानिए थोड़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन में ऐतिहासिक रूप से जो है कि पूर्ण स्वराज की मांग का जो है संकल्प पारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था तथा उस वर्ष से जो है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। और यही कारण है दोस्तों कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के भले ही तैयार हो जाता है, वो कुछ अंशतः जो है कि वह उस दिन से लागू भी हो जाते हैं उसके कुछ प्रावधान, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा जो संविधान लागू होता है वो होता है 26 जनवरी 1950 से। तो इसी दिन की ये लाहौर अधिवेशन की तिथि से लाहौर अधिवेशन में जो निकल के तिथि आई थी 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता संघर्ष जो मनाया गया, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, उसी को जो है कि मेमोराइज करने के लिए या उसी को यादगार बनाने के लिए जो है कि संविधान को भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उसी दिन से हर साल भारत को जो है कि भारत में उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? लाहौर अधिवेशन में कुछ बातें निकल के आई थी जो कुछ सबकी सहमति से पारित हुआ था, तो उसमें से दिया है कि कौन सा शामिल नहीं था, कौन सा संकल्प। तो दोस्तों पहला है कि भारत की विदेश नीति की घोषणा, दूसरा संकल्प है पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, तीसरा संकल्प है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, चौथा है अस्पृश्यता उन्मूलन। तो दोस्तों ये कांग्रेस के लाहौर घोषणा अधिवेशन में जो है कि अस्पृश्यता उन्मूलन की बात नहीं कही गई थी। क्या है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो कि 31 दिसंबर 1929 को घोषित किया गया था, इसमें स्पष्ट किया गया था, जो प्रावधान स्पष्ट किए गए थे वो कुछ जो प्रमुख प्रावधान है वो ये है कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है, और दूसरा ये था कि नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना जो है कि वो समाप्त की जाती है, और तीसरा प्रावधान जो था वो शब्द स्वराज का अर्थ है कि पूर्ण स्वतंत्रता, और जो चौथा इसमें प्रावधान पारित हुआ, संकल्प स्पष्ट किया गया, वो ये था कि अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन वो है प्रारंभ करेगी। और संकल्प में जो है कि इस तरह से देखेंगे तो हम संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं था, और गोलमेज सम्मेलन से जो है कि संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? ऑप्शन है आपका 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930 और 31 दिसंबर 1931। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 31 दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 में दोस्तों क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में जो है वो रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया,
और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 का दिन पूर्ण स्वराज का दिन के रूप में जो है कि मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन टॉपिक से है, और इसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, और जिसका कारण था, कब बता रहा है ये प्रश्न, कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे, अगर आपने इतिहास का अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी नमक आंदोलन 1930 में चलाते हैं, लेकिन उनका जो नमक कानून को के खिलाफ जो है कि प्रदर्शन करना या नमक कानून रद्द करने की मांग करना या उसका विरोध करने का जो उद्देश्य वो रहता है, वो गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो इसलिए नहीं, बल्कि वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर आप अंग्रेज़ लोग नमक जैसी चीज़ पर कर लगाओगे तो ये ठीक नहीं है, और ऐसे आपके कुकृत्य को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो इसके एवज में जो है कि गांधी जी सत्याग्रह करते हैं और नमक कानून को जो है कि समाप्त करते हैं। दोस्तों, क्या गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रतीक के रूप में यह था कि 6 अप्रैल 1929 को दांडी में जो है कि नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति इन्होंने अवज्ञा अपनाई थी। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने जो है कि वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी थी। उसमें उन्होंने जो है कि नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की थी। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो है कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने का जो है कि कोशिश किया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ऑप्शन है पहला आपका कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सज़ा नहीं दी गई थी, और दूसरा है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सज़ा दी गई थी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है केवल 2 आपका सही है, क्योंकि पहला दिया है कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सज़ा नहीं दी गई थी, जबकि आप लोगों को मालूम है कि 6 अप्रैल 1930 को जो है कि महात्मा गांधी ने जब दांडी जो कि नवसारी जिला गुजरात में पड़ता है, एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर के सांकेतिक रूप से जो कि नमक कानून का उल्लंघन किया, तो महात्मा गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है कि गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया गया। और इस प्रकार प्रश्न में जो है कि दिया गया है आपका कथन ही आपका असत्य हो जाएगा। और जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय और देवदास गांधी तथा के.एम. मुंशी को जो है कि सज़ा दी गई थी, और इस तरह से आपका कथन 2 जो है कि सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। तो ऑप्शन है आपका अब्बास तैयब जी, और अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, और चौथा विकल्प है आपका वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है अब्बास तैयब जी, क्योंकि गांधी जी दोस्तों अपने 80 सहयोगियों के साथ कहीं कहीं पे जो है कि इनका पूरा 78 इनके अनुयायी, और इनको लेकर के पूरी संख्या 79 मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसका जो सही है वो है कि 80 सहयोगी इनके थे, 80 सहयोगियों के साथ, जिसमें 79 के सहयोगी थे और एक ये स्वयं थे। तो टोटल 80 लोगों के साथ जो है कि साबरमती आश्रम से 231 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव में 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचते हैं, तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने जो कि एक मुट्ठी में नमक लेकर के हाथ में लेकर के नमक कानून को तोड़ा था सिंबॉलिक रूप से। इसके उपरांत जो है कि महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए 6 अप्रैल 1930 को ये घटना अंजाम देते हैं नमक कानून को तोड़ने का, और 1 महीने बाद जो है कि 5 मई 1930 को इन्हें गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया गया। तत्पश्चात आंदोलन का जो नेतृत्व था वो अब्बास तैयब जी के हाथों में चला जाता। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। और इस आंदोलन में जो है कि स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी की थी। तो ये पूछा जाता है कि स्त्रियों ने अपनी जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी की थी या नहीं की थी।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। ऑप्शन है आपका बारदोली आंदोलन, और बी है आपका चंपारण सत्याग्रह, सी है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और डी है असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे जो है वो गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार जो है कि ये गिरफ्तार हुए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही जवाब होगा कि आचार्य विनोबा भावे ने जो है कि किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो ये हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल। तो दोस्तों क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयंसेवक संगठन जो है कि स्थापित किया गया, और इस संगठन को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल कुर्ती न दे करके अगर कभी खुदाई खिदमतगार दे तो भी आप जो है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ जो है कि जाइएगा, मतलब पाँचवें का विकल्प बी सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सन 1930 में अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। ऑप्शन है आपका जनरल BC जोशी, और मेजर धन सिंह थापा, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और प्रेम सिंह नेगी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वर्ष 1930 में दोस्तों ये अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक यही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिससे सवाल बना है वो है कि गोलमेज सम्मेलन। देखिए उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो वो भारतीय थे इकलौते BR अम्बेडकर, जो दलितों के नेता के रूप में जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों की तिथि दोस्तों जान जाइए, अगर लिखना हो तो नोट डाउन कर लीजिए। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था ये चला था दोस्तों 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। इसमें जो दोस्तों जो कि कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि जो भाग नहीं लिया रहता है, और इसमें कुल टोटल 89 प्रतिनिधि जो है कि भाग लेते हैं। और सेकंड जो है गोलमेज सम्मेलन वो शुरू होता है गोलमेज सम्मेलन 1 सितंबर 1931 से, और यह चलता है 1 दिसंबर 1931 तक। और इसमें दोस्तों क्या है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जो है कि SS राजपूताना जहाज़ से इसमें भाग लेने को जाते हैं, जो कि गांधी इरविन समझौता में ये बात तय होकर के आई थी कि आप लोगों को कांग्रेस को जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना है। और इस बात पर जो गांधी जी तैयार भी हुए थे। तो जिस वजह से गांधी जी को 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चलने वाले जो है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ता है। और ये SS राजपूताना जहाज़ से जाते हैं। तो ये पूछा भी जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज़ से गए थे, उस जहाज़ का नाम क्या था। तो वो एक पानी की जहाज़ थी जिसका नाम था SS राजपूताना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और कारण बता रहा है कि गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। हाँ तो दोस्तों अभी देखिए हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि गांधी इरविन समझौते में ये तय हुआ था कि कांग्रेस सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जो कि पार्टिसिपेट करेगी। तो इस तरह से कारण तो आपका सही है। और कथन पे आप विचार करिए एक बार कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे बल्कि महात्मा गांधी जी किए थे। तो इस तरह से आपका कथन गलत हो जाएगा और कारण सही हो जाएगा। और इस प्रश्न के बारे में हमने सब कुछ बातें आपको बता ही दिया है। दोस्तों क्या होता है कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है जिसे जो है कि
दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों पर जो है कि निम्नलिखित बातें स्वीकार किया था इरविन के समक्ष। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस जो है कि निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा, इन्होंने जिस बात को एक्सेप्ट किया था, वो मुख्य बात वो थी कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। और चौथा जो इन्होंने मुख्य बात एक्सेप्ट किया था वो था कि गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच करने की मांग नहीं करेंगे। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो कि गांधी जी ने हम आपको बताया है कि कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में गए थे, किस जहाज़ से गए थे, उस जहाज़ का नाम भी हमने बताया, पानी की जहाज़ थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों, दूसरे के बारे में आप जान ही गए, पहला जान जाइए। पहला गोलमेज सम्मेलन जो था दोस्तों वो सेंट जेम्स पैलेस में लंदन में जो है कि संपन्न होता है 1930 में। जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग इसमें नहीं लिया था और इस सम्मेलन में जो है कि ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। ये ईसाइयों, भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। और इस सम्मेलन का जो मतलब प्रथम जो सम्मेलन था उसका उद्घाटन, उसकी अध्यक्षता जो है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे। तो दोस्तों ये जाहिर है डॉक्टर BR अम्बेडकर दलितों के नेता के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है कि भाग लेते हैं। जबकि जो कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आप जान ही रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट नामक टॉपिक से है। ये बहुत यहाँ से सवाल बनते हैं और एक ही 2 टाइप के सवाल बनते हैं, उनमें से आप अभी सवाल कर लेंगे तो यहाँ से आए हुए सवाल भी आप कर ले जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि श्री BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता था। तो दोस्तों ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था पूना समझौता के नाम से, पूना पैक्ट से, क्योंकि ये पूना में हुआ था। तो ये समझौता आखिर क्यों होता है और इस समझौते में क्या चीज़ होता है आप जानिए। दोस्तों क्या होता है कि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। कब किया था घोषणा? 16 अगस्त 1932 को। इस अधिनिर्णय के तहत दोस्तों क्या है कि मुसलमानों, यूरोपियों तथा सिखों के साथ साथ दलित वर्गों को भी जो है कि पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान मिल जाता है। इसके विरोध में गांधी जी को लगता है कि दलित भी हिंदू से अलग हो जाएंगे, जैसे अल्पसंख्यक और सिखों को इन लोगों ने फोड़ दिया है, उसी तरह से दलितों को भी फोड़ देंगे। तो ये बात गांधी जी को बहुत चुभती है, जिसके एवज में गांधी जी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना में डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा गांधी जी के अनुयायियों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें जो है कि 2 शर्तों के आधार पर जो है कि संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमति हुई थी। पहला आधार जिसमें से ये था कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि इसके पहले जो ये कम्युनल अवार्ड वाला था इसमें जो है कि 71 सीटें ही, जो 71 सीटों का ही प्रावधान था। और दूसरा जो इसमें प्रावधान शामिल हुआ वो ये शामिल हुआ कि केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें जो है कि दलित वर्गों के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो इन 2 मुद्दों पर बात बनती है, तब जाकर के BR अम्बेडकर जो कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग से जो है कि बैकफुट हो जाते हैं। फिर आधे अधूरे मन से वो वहाँ पे कहते भी हैं कि हमने जीवन में सबसे बड़ी गलती की, लेकिन क्या करें, गांधी जी के आमरण अनशन के आगे उन्हें जो है कि झुकना पड़ा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कथनों पर विचार कीजिए। और आपका जो पहला कथन है वो है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। तो श्योर है कि अगस्त 1932 में जो है कि 16 अगस्त की तारीख थी वो, जिस दिन जो है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी। कारण बताया गया कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। नीचे दिए गए कूट का जो है कि उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो दोस्तों इसमें जो है कि कथन और कारण दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की
व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हमने आपको बताया कि सांप्रदायिक अवार्ड का पारित हुआ था और इसके होने के पीछे का जो कारण भी बताया वो भी जो है कि वाजिब है। दोस्तों 16 अगस्त 1932 को रेंजो मोडुनाल्ड ने जो कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी और इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिनका चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। इस नए निर्णय के तहत जो है कि दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखेंगे तो कथन और कारण दोस्तों दोनों सही है। देखिए कारण और ऑप्शन इसका यहाँ था। अब अगला सवाल जो है दोस्तों वो है ये कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, नारायण गुरु, विवेकानंद। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ या जिसे हरिजन सेवक संघ कहा जाता है की स्थापना की थी 1932 में। और वर्ष 1933 में उन्होंने जो है कि साप्ताहिक एक निकालना शुरू किया जिसका नाम था हरिजन। हरिजन नामक जो है कि पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन प्रारंभ किया और अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आज के सेशन का ये आखिरी सवाल भी है। हाँ, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से, त्रिपुरी संकट के 1939 से निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को जो है कि पराजित किया? तो इसमें जो है कि दोस्तों इन्होंने पराजित किया था पट्टाभी सीतारमैया को, जो कि गांधी जी के प्रतिनिधि थे, उनको इन्होंने पराजित किया था 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। दोस्तों क्या होता है कि वर्ष 1938 में 38 के कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होते हैं, निर्विरोध बनते हैं। और वर्ष 1939 में जो है कि त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी के द्वारा समर्थित जो पट्टाभी सीतारमैया रहते हैं उन्हें हरा देते हैं। कांग्रेस के दूसरी बार ये जो कि अध्यक्ष बन जाते हैं, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से इनका मतभेद होता है, जिस कारण ये त्यागपत्र देते हैं और जिसके बाद जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि त्रिपुरी अधिवेशन में, हाँ, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में जो तनाव हुआ था, इनके पट्टाभी सीतारमैया को जब हरा देते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जब तनाव होता है तो सुभाष चंद्र बोस जी जो कि अध्यक्षता छोड़ देते हैं कांग्रेस की और ये इसके पहले 1938 में रह भी चुके थे। तो जब ये अध्यक्षता छोड़ देते हैं कांग्रेस की तो इनकी जगह पर जो है कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है? तो दोस्तों ये राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोगों का कोई सुझाव है तो वो हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।